माँ, आखिर आपको क्या हो गया है? जब से डॉक्टरी पूरी करके आया हूँ तब से आपका तो रवैया ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद पूछे जा रही हो, जबकि हमेशा आपने अपनी ही मर्जी चलाई है। पारस बोला। पता है आपको, मुझे बचपन में ऑरेंज आइसक्रीम, चुस्की, कुल्फ़ी, चूरन, तेज मसाले वाले चिप्स बहुत पसंद थे। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता था तो सब बच्चे ऑरेंज आइसक्रीम ले लेते, पर मैं अपना मन मसोस कर रह जाता था। आप घर में ही दूध वाली आइसक्रीम बनाकर दे देती थी। चिप्स, पापड़, कचरी, ये भी तो आप घर पर ही बनाकर मुझे देती थी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, पर आपने संस्कार ही ऐसे दिए, मैं कभी अपना गुस्सा दिखा ही नहीं पाया, बस अपना मन ही मार लिया करता था। शांता जी बोली, जब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाया करता था। डॉक्टर ने ज़्यादा तेल, मसाले, मिर्च, खटाई व ठंडा खाने से मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तू ही परेशान होता था, मैं अलग चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खोने के बाद मन में एक डर सा समा गया था। तुझे जरा सा भी कुछ होता तो यही लगता कहीं तुझे ना खो बैठूं, तो बस तुझे बाहर की नुकसानदायक चीज़ों से दूर रखा। चलो, आपकी यह बात तो समझ आती है, पर आपको तो मेरा बहुत से दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। दोस्त भी आपकी मर्जी से ही बनाए। दोस्त ही क्यों, पढ़ने के लिए विषय भी आपकी मर्जी से ही चुने। दरअसल मैं तेरे पापा को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती थी। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए तुझे बायोलॉजी दिलवाई। दूसरे, अगर तू चौबीसों घंटे दोस्तों से घिरा रहता और उनके साथ ही खेलता कूदता तो फिर पढ़ाई में ध्यान कम केंद्रित हो पाता, इसलिए तुझे ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करने दी जिनका पढ़ाई में रुझान न था। वैसे घर में तेरे साथ इंडोर गेम्स खेलकर तेरे मनोरंजन का भी ध्यान रखती थी, और स्कूल में कभी भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं रोका। अच्छा, छोड़ो ये बात भी, पर आज मेरी एक बात का जवाब दो। इकलौती संतान होने के बावजूद भी आप मेरे प्रति इतनी स्ट्रिक्ट क्यों रही? मुझे घर में भी पूरे अनुशासन के साथ रहना पड़ता था। क्या मजाल कि कोई चीज़ इधर से उधर रख दूं। सब काम आपको तरीके से करवाना पसंद था। घर का हर एक काम आप मुझे मेरे हाथों से करवाती थी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरे प्यार में बिगड़ जाए। मुझे पता था कि तुझे कोचिंग के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुझे घर के सारे काम सिखाए और अनुशासन में रहना भी सिखाया, ताकि तुझे बाहर जाकर एडजस्ट करने में कोई परेशानी ना आए। जी तो मेरा भी करता था कि तुझे सारे काम तेरे हाथ में करके दूं, पर अपने जी पर पत्थर रख लिया करती थी। मैं तुझे डॉक्टर बनाने की राह में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। माँ, सच में आपने मुझे जैसा ट्रेंड किया उसकी वजह से घर के बाहर जाकर कोचिंग लेने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं देखता था कि मेरे साथ आए हुए बच्चे शायद बहुत नाजों से पले थे, घर में कभी कोई काम खुद से नहीं किया था, तो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम करने बहुत भारी पड़ रहे थे। कई बच्चे तो बीच में कोचिंग छोड़कर ही चले गए। एक बच्चा तो ना पढ़ाई का प्रेशर संभाल पाया, ना घर वालों से दूरी, और उसने आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लिया। आत्महत्या की खबर सुनकर उसके माता पिता आए तो उनका रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दिल को द्रवित करने वाला दृश्य था। वो उनका इकलौता बेटा था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो बच्चा अपने माता पिता से बात करता तो कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकल आता। माता पिता बच्चों के हितैषी होते हैं, ना कि उनके दुश्मन। वास्तव में वो बच्चा नहीं मरा, बल्कि उसके माता पिता का मरण हो गया। वो सारी उम्र खुद को दोषी समझते रहेंगे, जबकि उन्होंने तो बच्चे के भविष्य के लिए, उसको उज्जवल बनाने के लिए उसे घर से कोसों दूर कोचिंग के लिए भेजा था। शांता जी थोड़ी रुक कर बोली, जब तू कोचिंग के लिए शहर चला गया था तो तेरे बिना घर काटने को दौड़ता था। ना खाने का मन करता था, ना पीने का। पर जब भी तुझसे फ़ोन पर बात करती थी तो मैं अपने आप को ऐसे दिखाती थी जैसे तेरे जाने से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, ताकि कहीं तू मेरी वजह से कोचिंग बीच में ना छोड़ आए। जानबूझकर अपने को पत्थर दिल बनाए रखा। ओ माँ, मैंने तो आपके बारे में गलत ही धारणा बना ली थी। जब अपने दोस्तों की माँओं को उन पर प्यार बरसाते देखता था तो मन में यह ज़रूर आता था कि आप औरों की माँ जैसी नहीं हो, पर मैं गलत था। आपने तो मेरे भविष्य बनाने की खातिर अपने आप को रोके रखा। माँ, अगर आप आज यह सब ना बताती तो मैं सत्य से वंचित रह जाता। पता नहीं मेरा तरीका सही था या गलत, पर मुझे जो ठीक लगा वो ही किया। तेरी मनमानी पर रोक लगाने में मेरा भी तो जी दुखता था, पर अब मेरी तपस्या पूरी हुई है, तो बस उसी खुशी में वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे तुझे कभी वंचित रखा था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है, तो बस अब तुझे भी मनमानी करने
और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने आप लेने की पूरी छूट है। और हाँ, जिस नीमा नाम की लड़की से तू प्यार करता है उसे शादी के लिए हाँ कह दे। यह कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ ही ज़िंदगी के सारे फैसले लेती आई है और तेरी ज़िंदगी का यह महत्वपूर्ण फैसला भी वही लेंगी। माँ, आपको ये सब कैसे पता? पारस अटकते हुए बोला। माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से नीमा मेरी सहेली की लड़की है, उसी ने बताया था। पारस को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो मिल ही रहा था, साथ ही माँ भी असली रूप में मिल गई थी। वो झट से अपनी माँ के गले लग गया और वो भी उस पर जी खोलकर प्यार बरसाने लगी। अभी पारस को अपनी माँ से गले लगे 2 मिनट ही हुए होंगे कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला तो देखा नीमा का ही फ़ोन था। पारस माँ को फ़ोन पर नीमा का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोला, कैसे याद किया, कहो। नीमा उधर से बेसब्री से बोली, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात की या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ ने तो पहले ही मेरे रिश्ते की बात सोच रखी थी। अब माँ की आज्ञा मानकर वहीं शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि माँ के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, जीते जी मर जाऊंगी। नीमा की बात सुनकर पारस को उसे तरसाने में मज़ा आने लगा था। वो नीमा से बोला, शायद हमारा साथ यहीं तक था, अब तो मैं किसी के दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में हूँ। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है तू मेरी होने वाली बहू को? ज़्यादा तंग करेगा तो जो छूट तुझे अभी दी है वो वापस ले लूँगी। ऐसा कहते हुए शांता ने पारस के हाथ से फ़ोन लेकर नीमा से बात करते हुए कहा, पारस की बागडोर अभी तक मेरे हाथों में थी, अब तुम्हें थमा रही हूँ। आशा है अच्छे से संभाल पाओगी, निराश नहीं करोगी। ऐसा सुनकर नीमा तो खुशी से पागल हो उठी, उसके मुंह से बोल तक नहीं निकला। तब शांता जी पारस को फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, आज ही पंडित से बात करके बुला लो, उनसे शादी की तारीख निकलवानी है। नीमा के कानों में भी बातें पड़ रही थी। नीमा पारस से बोली, पंडित जी को पहले ही कुछ पैसे देकर सेट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो वो कुंडली मिलान में कोई गड़बड़ कर दे और शादी में व्यवधान पड़े। पारस बोला, अब जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा पंडित जी को जल्दी फ़ोन मिला लो ना। अरे फ़ोन रखोगी तभी तो मिलाऊंगा। ठीक है रखती हूँ, पर जैसे ही डेट तय हो वैसे ही बता देना। अब इंतज़ार का एक एक पल भारी हो रहा है। नीमा के फ़ोन रखते ही पारस खुशी खुशी पंडित जी को फ़ोन मिलाने लगा। अब वो नीमा के साथ वैवाहिक जीवन बिताने के सुनहरे सपने बुनने लगा था, तो शांता जी बहू का सुख भोगने और दादी बनकर बच्चे खिलाने के सपने बुनने लगी थी। इस प्रकार शांता जी ने अपने स्वर्गीय पति के सपने उनके जाने के बाद भी जिंदा रखे और उसे पूरा किया। साथ ही साथ उन सपनों को उन्होंने अपने जीने का सहारा बना लिया। दोस्तों, सुख और दुख दोनों ज़िंदगी के हिस्से हैं। हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने का ही नाम है और माँ बाप कैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं और कैसे कभी कभी बचपन में पड़ने वाली डांट और सख्ती ज़िंदगी की कामयाबी के लिए इतनी आवश्यक होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।